चलिए, तो नेक्स्ट जो हमने टॉपिक आज चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मतलब हम रिएक्शंस की स्पीड को डिस्कस करने जा रहे हैं। रिएक्शंस को अगर हम स्पीड की बेसिस के ऊपर देखें तो 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो बनते हैं। यानी हम ये सिंपल कहते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। There are 3 different types of reactions. ठीक है, फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। कौन कौन से? फास्ट रिएक्शन। अच्छा, अब फास्ट रिएक्शन आप किसे बोलेंगे? यानी ऐसे रिएक्शंस जिनका रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज़्यादा हो कि जिनको आप लैब में मेजर ही ना कर सकें, यानी जो सेकंड से भी पहले ख़त्म हो रहे हों, इस किस्म के रिएक्शंस जिनके रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना इम्पॉसिबल हो इन द लैब, दैट दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल लें तो फास्ट रिएक्शंस की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन, कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स, न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, दैट इज़ अ फास्ट रिएक्शन। कोई भी एक्सप्लोजन है, लेट सपोज एक्सप्लोजन इज़ अ फास्ट रिएक्शन, केमिकल एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये फास्ट रिएक्शंस हैं। फिर ऐसे ही सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस आप किसे कहेंगे? इतने स्लो, यानी ऐसे रिएक्शंस जो इतनी देर से कंप्लीट हो कि आप लैब में अगेन उनका रेट मेजर ना कर सकें। ठीक है, तो स्लो रिएक्शंस की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल रस्टिंग। Rusting is a slow process. Organic matter decay. Organic matter decay is a slow process. ठीक है, तो ये स्लो रिएक्शंस हैं, दीज आर स्लो रिएक्शंस। तो फास्ट रिएक्शंस विच अकर आप कह लें कि विद इन नो मैटर ऑफ टाइम, स्लो रिएक्शंस जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, यानी इन दोनों रिएक्शंस के लिए हम कह सकते हैं कि दीज 2 रिएक्शंस, fast and slow reactions, their rate cannot be measured in a lab. Their rate cannot be measured easily in a lab. ठीक है, तो ऐसे जो रिएक्शंस हैं ये आप कह लें कि इनके रेट्स को मेजर करना इतना आसान काम नहीं। देन फिर हम सिंपल बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस की। मॉडरेट रिएक्शंस क्या है? दोज रिएक्शंस विच अकर एट अ स्पीड विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शंस क्या हैं? मॉडरेट रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल मॉडरेट रिएक्शंस की अगर हम एग्जांपल लें तो मॉडरेट की एग्जांपल्स आ जाती हैं। लेट सपोज कंबस्शन इज़ अ मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं ये मॉडरेट रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो दीज आर मॉडरेट रिएक्शंस। तो आप कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस वेयर रेट्स कैन बी डिटर्मिन्ड। मॉडरेट रिएक्शंस आप किन्हें कहेंगे? दोज रिएक्शंस वेयर रेट कैन बी डिटर्मिन्ड, दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटर्मिन कर सकें, फाइंड आउट कर सकें थ्रू एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। वो भी हम आगे चल के देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं, बट ऐसे रिएक्शंस को फिर आप कहेंगे कि दीज आर मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो गए, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब ये तो जस्ट हमने वैसे एग्जाम्पल्स ले ली और डिफाइन कर लिया कि होते क्या हैं ये। एक्चुअल जो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि what makes a reaction fast, what makes a reaction slow, or what makes a reaction moderate. So what decides, or what factor decides the speed of reaction? Which factor decides the speed of reaction? ठीक है, और what makes a reaction fast or slow or moderate? तो the answer is activation energy. ठीक है, answer is activation energy. Activation energy will decide कि whether a reaction is fast or slow or moderate. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर है। इट विल डिसाइड वेदर रिएक्शन इज़ फास्ट, स्लो और मोड। यानी अगर आप कह लें कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसका
जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको याद होगी क्या है, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये एनर्जी बैरियर है। एनर्जी रिक्वायरमेंट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम अज़ कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, तो ये एनर्जी बैरियर है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिस इज़ दी एनर्जी बैरियर विच कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज़ हाई, इफ़ एक्टिवेशन एनर्जी को आपको याद होगा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई सबस्क्रिप्ट ए। तो इफ़ द activation energy, if the EA of a reaction is high, हाँ जी, अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो तो वो क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा सर। स्लो होगा, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये किसी भी रिएक्शन की, यानी अगर किसी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, लेट सपोज आप कह लें कि लेट से हमारे पास कोई भी रिएक्शन है ए, सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ए रिएक्ट्स विद बी टू मेक सी। अब आप कहें जी ए की एनर्जी है लेट से 50 किलो जूल्स एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज़ 5000 किलो जूल्स, कि अगर ए के पास 5000 किलो जूल्स एनर्जी होगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो मतलब 50 से 5000 में जाने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस वुड बी अ स्लो रिएक्शन बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज़ हाई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के मुकाबले में जो रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी है उसके मुकाबले में एक्टिवेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि इफ़ दी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज़ हाई देन इट वुड बी अ स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो इट विल बी स्लो रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस विच हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होंगे, स्लो रिएक्शंस होंगे। ऐसे ही अगर किसी रिएक्शन को की एक्टिवेशन एनर्जी लो हो, इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लो देन इट वुड बी अ फास्ट रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ही यानी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर वो ही बहुत कम हो, यानी लेट सपोज ये 5000 था और आपने कहा जी एक्चुअल एनर्जी ऑफ द ए इज़ 4500, या आप कह लें कि 4000 चलें और इसको कम कर देते हैं, लेट से हमने कहा कि जी 4900, ठीक है, 5000 एनर्जी चाहिए तो ओनली 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लो then it would be fast reaction. If the activation energy is high then it would be slow reaction. तो activation energy या आप कह लें कि energy barrier जो है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। क्लियर है ये बात? हाँ जी, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? जी सबको क्लियर है ये? एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये डिसाइड करेगी कि वेदर रिएक्शन इज़ फास्ट और स्लो। जी बेटा। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी विल डिसाइड कि वेदर अ रिएक्शन इज़ फास्ट और स्लो, सिंपल। अब मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं। दे ऑलरेडी हैव इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं। एंड रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये जनरल रूल की बात कर रहा हूँ, इसमें एक्सेप्शंस आ सकती हैं, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स दीज आर स्लो रिएक्शंस, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल है कि अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो ऑलमोस्ट हाई चांसेस हैं कि ये फास्ट रिएक्शन होगा। कोवेलेंट कंपाउंड है तो चांसेस आर कि ये स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल जहन में रखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन स्पीड, व्हाट फैक्टर विल डिसाइड कि वेदर अ रिएक्शन इज़ फास्ट और स्लो, तो दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये हमने सिंपल अभी तक बात कर ली। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें एक मेजर हमारे पास थ्योरी आती है विच इज़ नोन एज कोलिजन थ्योरी।
ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या है? कोलिजन थ्योरी इट एक्सप्लेन्स हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी जो है ये क्या है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स how reaction takes place between different substances। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, लेट सपोज हमने कहा कि जी हमारे पास एक सिलेंडर है, लेट से ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें दो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। लेट से ये एक गैस के पार्टिकल हैं जिनको हमने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेट सपोज ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं ये नाइट्रोजन है। ठीक है, और फिर हमने एक और गैस ले ली जिसको हमने येलो से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो येलो वाले पार्टिकल्स हैं ये हाइड्रोजन है। अब कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन कब होगा? व्हेन दे विल हिट ईच अदर, जब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट। देखें ऑब्वियसली इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, दीज पार्टिकल्स आर मूविंग, ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस विद देयर इंटरनल एनर्जी। तो ऑब्वियसली दीज पार्टिकल्स हैव सम एनर्जी एंड दे आर मूविंग विद दैट एनर्जी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दे विल कोलाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से भी हिट कर सकते हैं, आपस में भी हिट कर सकते हैं, तो दे आर हिटिंग ईच अदर। ठीक है, बट थिंग इज के लेट्स मतलब हम ये सिंपल कह रहे हैं कि रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन reactants hit each other or collide with each other with right amount of energy, right amount of energy। ठीक है, रिएक्शन कब होगा? व्हेन दीज पार्टिकल्स, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि जी ये एक दूसरे से टकराएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि एयर है, ठीक है, अब जिस रूम में आप इस वक्त मौजूद हैं ऑब्वियसली उसमें एयर के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, एंड दे आर हिटिंग ईच अदर, बट ऑब्वियसली नो रिएक्शन इज़ हैपनिंग, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में टकरा रहे हैं बट कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज दे आर नॉट हिटिंग ईच अदर विद राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दे आर नॉट हिटिंग। एयर में दी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट in air is colliding with each other, but not with the right amount of energy, टकरा तो रहे हैं बट जितनी एनर्जी से टकराना चाहिए उतनी एनर्जी से नहीं टकरा रहे, दैट्स वाई नो रिएक्शन इज हैपनिंग। ठीक है, तो अब राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है? और मतलब व्हेन दे हिट ईच अदर विद राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? यानी हम कहते हैं कि पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली, दे मस्ट हिट ईच अदर इफेक्टिवली। तो व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? व्हेन पार्टिकल्स हिट ईच अदर विद राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी? एनर्जी विच इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो इफेक्टिव कोलिजन्स क्या कब होंगी? व्हेन पार्टिकल्स हिट ईच अदर विद एनर्जी आइदर greater than और equal to एक्टिवेशन एनर्जी। जब इतनी एनर्जी से टकराएंगे तो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आप लेट सपोज आप कह लें कि जी ये पार्टिकल्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें कि नॉट ऑल द पार्टिकल्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तमाम पार्टिकल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। लेट सपोज मैं इनको नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी दिस इज़ पार्टिकल 1, दिस इज़ पार्टिकल 2, दिस इज़ पार्टिकल 3। ठीक है,
तो अब आप यूँ कह लें कि 1, 2 और 3 में से 1, और इसी तरीके से हमने हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को भी नाम दे दिया। हमने कहा लेट्स सपोज दिस इज़ पार्टिकल ए, दिस इज़ पार्टिकल बी एंड दिस इज़ पार्टिकल सी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 यानी नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं इसमें से पार्टिकल नंबर 1, और हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं इसमें से पार्टिकल नंबर ए, इनके पास इतनी एनर्जी है कि मतलब आप कह लें कि इनके पास इतनी एनर्जी है कि व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर दे विल स्टार्ट द रिएक्शन। तो आप यूँ कह सकते हैं कि 2 और ये मतलब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में टकराए बट कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बिकॉज दे आर नॉट कोलाइडिंग ईच अदर विद द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट ये दो पार्टिकल्स जब आपस में टकराएंगे, व्हेन दीज 2 पार्टिकल्स हिट ईच अदर, जब ये आपस में टकराएंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नॉट ऑल द पार्टिकल्स आर देयर विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर पार्टिकल की डिफरेंट एनर्जी है, और वो पार्टिकल जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है दे कैन स्टार्ट द रिएक्शन। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जब ये पार्टिकल 1 ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्टिकल ए ऑफ हाइड्रोजन, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो दे विल स्टार्ट द रिएक्शन, ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आप कह लेंगे ये टकराए, ये दोनों ख़त्म हो गए, एंड वी गेट अ न्यू पार्टिकल। यहाँ पे आपको अमोनिया गैस मिल गई। ठीक है, NH3। तो only those particles will take part in reaction which have energy either greater than or equal to activation energy। ठीक है, पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि not all the particles, या आप कह लें कि चलें इसको हम ऐसे लिखते हैं कि not all the particles have same amount of energy, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। तो only those particles will take part in reaction which have energy either greater than or equal to। ठीक है, तो only those particles will take part in reaction which have energy either greater than or equal to एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी होगी, तो वो पार्टिकल्स रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। ओनली दोज पार्टिकल्स विल टेक पार्ट इन रिएक्शन विच हैव एनर्जी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर बिलो एक्टिवेशन एनर्जी। एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है और वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि जी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा सबको? इसमें कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? ठीक है जी, तो हम जब कहते हैं कि इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, तो दैट मीन्स के इंक्रीजिंग द पार्टिकल्स विद एनर्जी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन, यानी आपने उन पार्टिकल्स के नंबर्स बढ़ाने जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स increasing the number of particles with energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे पार्टिकल्स की एनर्जी, ऐसे पार्टिकल्स के नंबर बढ़ाने, यानी अगर पहले जब आप बात करते हैं कि जी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, तो लेट सपोज आपने कहा कि जी पहले 10 पार्टिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे थे, अब 20 पार्टिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो दैट मीन्स कि नाउ रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है कि जिन पार्टिकल्स की पहले एनर्जी कम थी उनकी एनर्जी बढ़ाई जाए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जाए। सो दैट इज़ एक्टिवेशन। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्शन कब होगा? व्हेन पार्टिकल्स हिट ईच अदर इफेक्टिवली, देन रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्शंस कब होंगे? व्हेन पार्टिकल्स हिट ईच अदर विद इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, विद राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी,
सो दैट इफेक्टिव कोलिजन्स टेक्स प्लेस एंड फिर आगे रिएक्शन जो है वो होगा, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, देन फिर हम बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन वी इंक्रीज दिस रेट ऑफ रिएक्शन, या कोलिजन ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स कब होंगी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ाएंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो टोटल 5 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। नंबर 1 टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। ये 5 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। और इसमें सिंपल ये ध्यान में रखें कि ऑल दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, ये 5 फैक्टर्स हैं एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर डायरेक्ट, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंडिविजुअली अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, बट ये सिंपल ध्यान में रखें कि ऑल दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जी।